प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैं आर के सर एक बार फिर से आपके लिए फिजिक्स क्लास में मात्रक एवं विमा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा डेमो क्लास चल रहा है ना, डेमो क्लास के सीरीज का 10वां क्लास, ये 10वां क्लास लेकर के हम लोग आए हैं मात्रक और विमा। तो और आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो डेमो का क्लास है ना, ये जो डेमो क्लास चल रहा है आप लोगों का, ये शनिवार तक चलेगा और जैसे ही मंडे से हम लोग वापस से एप्लीकेशन पर मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मात्रक और विमा का अगला क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और एक बार ना इस वीडियो को अपने भाई ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सारे लोग फटाफट से जुड़ सके हमसे, और वीडियोस को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे मात्रक और विमा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा विमा का उपयोग। तो विमा का उपयोग हमने बताया प्यारे बच्चों आपको कि विमा का सबसे पहला उपयोग हम कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन, समीकरण, जैसे फिजिक्स का समीकरण है जिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो ये पता होना चाहिए ना वो समीकरण सही है अथवा गलत। तो उसके सत्यता की जांच, क्या वो सही है, कितना वो सही है। अरे थैंक यू सो मच सर, आप हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है, थैंक यू भाई, आप लोग का हौसला अफजाई देख करके ना मन खुश हो जाता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बीमा का क्या उपयोग हो सकता है प्यारे बच्चों। तो बीमा का सबसे पहला उपयोग हमने बताया था कि कोई भी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, सॉरी, कोई भी मतलब कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है फिजिक्स का, ये यहाँ पे समीकरण केमिस्ट्री का नहीं समझेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन समझेंगे। जैसे कि मैंने 2-3 एग्जांपल लिया था, S बराबर U प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, या S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जितना भी चीज हमने बताया ना, इन सबके सत्यता की जांच, या इसके अलावा जो भी है, जैसे कि जितना भी एनर्जी हमारा हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, तो इन सब का भाई हम विमीय विधि से पता कर सकते हैं क्या ये बिल्कुल सही है अथवा गलत है इनका समीकरण। तो सबसे पहला चीज था कि समीकरण। दूसरा चीज क्या था? दूसरा चीज ये था कि हम कोई भी भौतिक राशि, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई मात्रक एसआई विधि में दिया हुआ है, हम लोग अलग अलग विधि जानते हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब मापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है? वो पद्धति जो कि पूरे दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड, पूरा दुनिया एक जैसा यूज करती है। अरे मान के चलिए ना कि अलग अलग देश का भाषा अलग अलग होता है, अलग अलग देश छोड़िए, आप अपने ही देश में ना साउथ चले जाइए, भाई साउथ में जितना भी आपका स्टेट है, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, क्या आप वहां का भाषा समझ सकते हैं प्यारे बच्चों? आप वहां का भाषा नहीं समझ सकते हैं। तो वहां अब सोचिए कि जब आप वहां का भाषा नहीं समझ सकते हैं और एक कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा, तो आप वहां किस तरह से बातचीत करेंगे, या किस तरह से आपका व्यापार होगा, या आप किस तरह से वहां काम कर पाएंगे? तो आपको ना ऐसे, जब अपने देश में इतना सारा प्रॉब्लम होता है, तो सोचिए कि पूरा दुनिया जब एक दूसरे के साथ बिजनेस करेगा, या पूरा दुनिया एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी, तकनीक साझा करेगा, या एक दूसरे का बात सुनेगा, एक दूसरे का भाई डिस्कवरी देखेगा, क्या खोज हुआ है, क्या आविष्कार हुआ है, तो इन सब चीज को समझना कितना मुश्किल होता होगा, सोचिए आप एक समय में। तो इन सारी परेशानी को दूर करने के लिए कॉपी में नोट करने का टाइम दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी में नोट करने का भी टाइम देंगे, अब बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भाई इन सब परेशानी को दूर करने, जब अपने देश में आप गुजरात चले जाइए, वहां का भाषा अलग है, महाराष्ट्र का भाषा अलग है, भाई कर्नाटका का भाषा अलग है, इधर पूर्वोत्तर राज्य चले जाइए, ठीक है, असम हो गया, ठीक है, उस साइड जितना भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगह का भाषा अलग अलग है प्यारे बच्चों। जब भाषा अलग अलग हो तो फिर हम समझेंगे कैसे? फिर अब भाई अपना जो भी हमारा ना वही काम है, या फिर जो भी पढ़ाई का बात है, या जो भी बिजनेस है, जो भी
काम धंधा है, उन सबको कैसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब को रिलेट करने के लिए ना प्यारे बच्चों, पूरा ये तो एक देश का बात हो, पूरा अलग अलग देश सोचिए, भाषा बिल्कुल अलग, कल्चर बिल्कुल अलग, तौर तरीका बिल्कुल अलग, सब कुछ अलग। अब यहां पे हमने मान लिया कि हमने खोज लिया सोडियम, और अब कोई कहीं अफ्रीका का कोई एक कंट्री कैल्शियम खोज करके रखा है, तो अब उसको जब आवर्त सारणी में सजाना होगा तो भाई ऐसे भाषा में लिखना है ना कि पूरा दुनिया उसको समझे कि ये लिखा क्या हुआ है। तो इन सब परेशानी को दूर करने के लिए या मापने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों के इधर ना वे पूर्वज लोग एक अजीब अजीब टाइप का वो मात्रक यूज करते थे, कनमा, फुचिया, अढ़ैया, पसेरी, पता नहीं ये सब वर्ड आप सुने होंगे। अब सोचिए आप इस तरह के वर्ड में अब विदेश चले जाइए और वहां पे इस वर्ड का इस्तेमाल करिए, इस शब्द का प्रयोग करिए, आपको क्या लगता है कि वो लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे क्या, कम्युनिकेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो संभव ही नहीं है ना कि वो उन लोगों के ऊपर से जाएगा, या फिर वो लोग अपने भाषा में आपसे बात करें तो फिर क्या होगा, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगा, वही इश्यूज आएगा। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरा दुनिया बैठ करके एक जगह एक टेबल के अराउंड बैठता है, बैठ करके डिस्कस करता है, देख भैया ऐसा है कि तुम अपने भाषा में सिर्फ करोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। मान लो तुम एक अपना काम कर लिए एक देश, बाकी जो पूरे दुनिया में 200 देश है उसका काम कैसे चलेगा, या फिर सब अपने अपने तरीका से काम चलेगा तो कैसे एक दूसरे का मदद कर पाएगा। तो इन सारी परेशानी को दूर करने के लिए सभी देशों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल बैठते हैं, मिल बांट करके एक प्रणाली बनाते हैं और वो प्रणाली दुनिया को देते हैं, जिसको नाम दिया जाता है SI सिस्टम। क्या दिया जाता है प्यारे बच्चों? उसको नाम दिया जाता है SI प्रणाली। उसको उसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों SI प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल। नाम ही रखा सिस्टम, सिस्टम मतलब मात्रक, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, नापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। SI मात्रक इसको नाम दिया जाता है। तो देखिए SI मात्रक, S से हो जाता है सिस्टम, सिस्टम मतलब हिंदी में पद्धति, और I होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है, मापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया में जितना भी देश है ना, उन सारे देश को जो एक पद्धति मिलता है और सारा देश उस बात पे सहमत करता है, एग्री करता है, वो पद्धति कहलाता है प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI मात्रक में मान लिया दिया हुआ है, और हमको पता करना है CGS मात्रक। CGS मात्रक आपको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ये मात्रक को आप इस पद्धति से इस पद्धति में बदलें। तो प्यारे बच्चों बदलने के लिए या तो आपको उसका पूरा वैल्यू पता होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं विमीय विधि का, विमीय विधि का, और विमीय विधि का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं एक नए पद्धति में, मतलब पुराने SI से जैसे CGS में जा सकते हैं, SI से FPS में जा सकते हैं, SI से MKS में जा सकते हैं। सर चैप्टर क्यों नहीं मिल रहा है जो आप अभी पढ़ा रहे हैं? अरे प्यारे बच्चों आप खोजिए, मात्रक और विमा एकदम स्टार्टिंग में है, कैसे नहीं है जयराम गुप्ता भाई, आप निकालिए बुक, देखिए सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा मात्रक और विमा। ठीक है, तो ये था, ये दूसरा प्रयोग था। तीसरा प्रयोग हमने क्या बताया था आपको प्यारे बच्चों? तीसरा प्रयोग हमने बताया था कि आप
वीमा की सहायता से या वीमीय सूत्र की सहायता से नए फॉर्मूलाज, नए सूत्र, नए फॉर्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नए सूत्र या नए फॉर्मूलाज आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको जिन चीज का फॉर्मूला ज्ञात करना है, ठीक है, आपको जिन चीज का फॉर्मूला ज्ञात करना है, सबसे पहले वो भौतिक राशि लीजिए। अब देखिए कि वो भौतिक राशि का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। भाई जिन जिन बातों पर निर्भर करता है आप उसको ले लीजिए भाई मात्रक के रूप में, और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिए और उसका बीमा लिखिए, बस बीमा को उसके पावर के इक्विवेलेंट करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये था हमारा बीमा का उपयोग। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि अब जो अगला क्लास हम लोग का होगा, हम लोग उसमें बात करेंगे द्रव्यमान और उसकी माप के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान एवं इसकी माप। तो आ जाइए हम लोग देखेंगे द्रव्यमान एवं इसकी माप। मास एंड इट्स मेजरमेंट, द्रव्यमान और इसकी माप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आज हमारा टॉपिक है, हाँ, मेरा डाटा खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब डाटा खत्म हो गया तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। डाटा खत्म हो गया तो आपको तो या तो रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे द्रव्यमान और उसकी माप की। तो प्यारे बच्चों समझिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इस वर्ड को ना, इस वर्ड को आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए, फील लीजिए। द्रव्य, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। द्रव्य होता है प्यारे बच्चों पदार्थ, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ, द्रव्य होता है पदार्थ, पदार्थ। और पदार्थ के किस मान का बात होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है परिमाण का बात, परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसके अंदर जो भी मतलब कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी द्रव्य है, चाहे वो ठोस हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, तो उसके अंदर जो परिमाण है, उसके अंदर जो ना आपका पार्टिकल है, तो उसका जो मान होता है, परिमाण होता है, वो कहलाता है आपका द्रव्यमान, मतलब पदार्थ का परिमाण। अब सोचिए, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान किन बातों पर निर्भर करेगा? तो साफ साफ प्यारे बच्चों दिख रहा है आपको, पदार्थ के परिमाण पर निर्भर करेगा। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आप समझिए इस बात को कि पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण, मान लीजिए एक टोकरी है, ठीक है, एक टोकरी है मतलब बास्केट, और वो खाली है, वो खाली है, तो आप उसको उठा करके देखिए उसका द्रव्यमान। और उस टोकरी में ना अभी किस चीज का सीजन है? आम का सीजन। आप कच्चा आम भरना शुरू करिए, आप ना उसमें एक लेयर, एक तह भर दीजिए आम। अब उठा के देखिए, क्या उसका द्रव्यमान पहले जितना है? क्या उसका द्रव्यमान पहले जितना है? प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे पहले जितना द्रव्यमान नहीं है उसका, ठीक है, अब द्रव्यमान उसका बढ़ गया क्योंकि उसका परिमाण बढ़ गया ना। अभी उस एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर लगा लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, उस लेयर के ऊपर आप एक दूसरा लेयर लगा लीजिए, एक दूसरा परत डाल दीजिए आम का। आप देखेंगे कि उसका परिमाण और बढ़ गया, मतलब उसका द्रव्यमान और बढ़ गया। उसी तरह करते करते आप टोकरी को पूरा भर दीजिए। जैसे ही टोकरी पूरा भरेगा ना, क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान और भी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब उस टोकरी के अंदर जो हमने आम रखा हुआ है, वो क्या उसमें बढ़ा रहा है? परिमाण को बढ़ा रहा है, और वो बताता है हमारा द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों, ये होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित करेंगे? बोलेंगे किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, ठीक है, जो उसके पदार्थ का परिमाण होता है वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगर द्रव्यमान को परिभाषित करें
अगर द्रव्यमान को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु। अब देखिए यहां पर वस्तु आपका कैसा हो सकता है? वस्तु आपका ठोस हो सकता है प्यारे बच्चों। ठोस समझते हैं ना, जिसको हम आसानी से दबा नहीं सकते, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा भार होता है, बहुत ज्यादा वजन, जिसका एक निश्चित आकृति होता है, ठीक है, उसको आसानी से उसका आकृति हम नहीं बदल सकते, ठोस। वो हो सकता है आपका द्रव। द्रव मतलब क्या? लिक्विड, जो जिसमें बहने का गुण होता है, जिसमें बहने का मतलब जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर आप ग्लास में रख दीजिए तो ग्लास के आकार का, कटोरी में रख दीजिए कटोरी के आकार का, बाल्टी में रख दीजिए बाल्टी के आकार का, जमीन पर डाल दीजिए फैल जाएगा, कोई निश्चित आकार नहीं है, वो द्रव होगा। या फिर वो आपका गैस हो सकता है प्यारे बच्चों। क्या हो सकता है? गैस। गैस पता है, गैस का अणु कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो मूव करते रहता है फ्रिक्वेंटली। मतलब गैस ऐसा है ना, उसका मोलिक्यूल अगर अगर ना आप उसको छोटे से बर्तन में रखेंगे तो उतने उतने में उसका मोलिक्यूल चक्कर लगाएगा। उसको बड़े से सिलेंडर में भर दें, पूरे सिलेंडर में चक्कर लगाएगा। और बड़े से कंटेनर में भर दीजिए, पूरा कंटेनर चक्कर लगाएगा। लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है। द्रव को आप छोटा सा बर्तन में, मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर के बर्तन में रखेंगे पूरा भरा रहेगा। उसको 10 लीटर के बर्तन में डाल दीजिए, नीचे से 1 लीटर दिखेगा। आप उसको ना बड़े से 1000 लीटर के कंटेनर में डाल दें, एकदम बेचारा कोना में थोड़ा सा दुबका हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें ना ये पूरा फैलने का गुण नहीं होता है। तो ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? द्रव्यमान के बारे में। किसी भी वस्तु, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसमें उसमें पदार्थ का जो परिमाण होता है, पदार्थ का जो परिमाण होता है वही द्रव्यमान कहलाता है। वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान, अर्थात मास कहलाता है। मास का परिभाषा प्यारे बच्चों क्लियर है कि किस तरह से कोई भी वस्तु है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, उसमें जितना पदार्थ का परिमाण हो, जितना पदार्थ का कण हो, जितना उसका मौजूदगी हो परिमाण का, वही कहलाता है उसका द्रव्यमान। अर्थात अर्थात किसी भी वस्तु का कुल द्रव्यमान उसके परिमाण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके परिमाण पर निर्भर करता है। यदि परिमाण का मान बढ़ता है प्यारे बच्चों, यदि परिमाण का मान बढ़ता है तो उसके द्रव्यमान का भी मान बढ़ेगा। यदि परिमाण का वैल्यू घटता है, मान घटता है, तो उसके द्रव्यमान का भी मान घटेगा। जैसे जैसे हमने टोकरी का एग्जांपल दिया, पूरा उसमें भरा हुआ है तो द्रव्यमान सबसे ज्यादा। धीरे धीरे सर कौन सा बुक पढ़ा रहे बच्चों? ये कोई बुक नहीं है पर्टिकुलर, आप कोई सा एक बुक परचेज कर लीजिए। भाई मेरा बहुत सारे बुक का एक निचोड़ होता है, ठीक है। तो हम कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं पढ़ाते हैं। आपको जो सा बुक खरीदना है, आप चाहे तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए, चाहे तो भारती भवन खरीद लीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी बुक परचेज करना है ना प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए। हम तो कहेंगे आप एनसीईआरटी परचेज करिए, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम में, वो सारा एनसीईआरटी से ही आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक बुक खरीदिए, आपके पास जितना अवेलेबल हो सकता है अवेलेबल रखिए। हमारा क्या होता है ना, बहुत सारे बुक का निचोड़ होता है, हम सारे बुक से मिला करके कंटेंट लाते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके, ठीक है ना। चलिए, तो अभी अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इसको मापने का तरीका, ठीक है। अब द्रव्यमान को मापेंगे कैसे? कोई बात नहीं, लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी आप क्लास देख लीजिए जहां से जुड़े हैं। बाकी जो पीछे का छुटा हुआ ना प्यारे बच्चों, वो आप वीडियो में बाद में आप देख लीजिएगा उसको। और जब आ गया है तो फटाफट से चैनल को आप इस वीडियोज को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फटाफट से एकदम दबा करके लाइक करिए प्यारे बच्चों। देखिए अब हम लोग इसका मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट
मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है माप प्यारे बच्चों, मेजरमेंट होता है माप। आप भाई डेली लाइफ में कोई भी चीज का जरूरत हो, आप जाते हैं जनरल स्टोर, किराना का दुकान, वहां पर ना आपको अलग अलग वैरायटी का तराजू मिलेगा। एक तराजू आपको इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए, इस तरह का तराजू एक आपको मिलेगा, इस तरह का, ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल तराजू हो गया। एक आप देखेंगे इस तरह का स्प्रिंग वाला रहता है, नीचे इस तरह से हुक लगा रहेगा, ऊपर बंधा रहेगा, यहां पर स्प्रिंग रहता है, इसको बोलते हैं कमानीदार तुला, ठीक है ये। और एक आप देखेंगे डिजिटल वाला आपको मिलेगा, डिजिटल वाला, यहां इस तरह से यहां पे लगा रहेगा, वो यहां आप देख करके बता सकते हैं कितना है। तो ये ना ये आपको बताता है उसका परिमाण, ठीक है, ये मेजरमेंट के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर अगर हमको एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, परमाणु समझते हैं ना प्यारे बच्चों, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, एकदम सूक्ष्म कण, इतना छोटा कि उसका त्रिज्या 10 पर पावर -15 मीटर होता है। त्रिज्या 10 पर पावर -15 मीटर, समझिए 10 पर पावर -15 मीटर, आप समझ सकते हैं 1 मीटर बटा 10 पर पावर 15, मतलब 1 मीटर को आप भाग दीजिए एक पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब शंख 10 शंख, उससे भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। इतना टुकड़ा कर दीजिए आप 1 मीटर का, 1 मीटर कितना, इतना सा तो होता है 1 मीटर, भाई इतना सा 1 मीटर, उसका ना 1-2 हजार लाख नहीं, इतना भाग करना है। और उसका एक भाग ना सोचिए कि मतलब जितना आप सोच सकते हैं ना उससे भी छोटा, उससे भी छोटा आपका त्रिज्या होता है परमाणु का, और उसका द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, अगर उसका आपको द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो प्यारे बच्चों बताइए, क्या ये जो नॉर्मल तराजू है जो आपको जनरल स्टोर में डेली दिखता है, क्या उसमें मेजर कर पाना संभव है? चलिए ये तो जब भी सही है। अगर आपको सूर्य सन, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना हो, या बृहस्पति का द्रव्यमान, या आप जिस ग्रह पर हैं पृथ्वी, इसी का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना हो, तो आप ही बताइए क्या पॉसिबल है? क्या इसका द्रव्यमान ज्ञात करना पॉसिबल है कि हम ना नॉर्मल तराजू पर उसको रखेंगे और उसका द्रव्यमान हम हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा था कि हमें ना ज्ञात करना हो, अगर छोटा से छोटा, छोटा से छोटा द्रव्यमान ज्ञात करना हो, हाँ, या फिर बड़ा से बड़ा द्रव्यमान, अगर हमको ना छोटा से छोटा, जैसे कोई भी माइक्रो माइक्रो लिविंग बींग्स, जैसे कि आपको बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर कह लीजिए कि हमको परमाणु हो गया, अणु हो गया, इन सब का द्रव्यमान ज्ञात करना है। या हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है बहुत बड़े बड़े चीज, जैसे कि सन का, जैसे कि बृहस्पति का, जैसे पृथ्वी का, या फिर मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड का ज्ञात करना हो, तो क्या उसके लिए यही देख लीजिए, क्या इसी तराजू का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस तराजू का या इस वाले तराजू का इस्तेमाल करेंगे? है पॉसिबल? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। 11th का कौन सा बुक लेंगे? देखो बाबू 11th का ना जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है मेरे हिसाब से, आपको तो एनसीईआरटी लेना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा लैंग्वेज बड़ा मिले, थोड़ा ज्यादा वो मजा लगे पढ़ने में, तो आपको लेना चाहिए भारती भवन। या फिर चाहते हैं आप इससे भी बेहतर थोड़ा और स्टैंडर्ड वाला बुक लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपको ना ये 11-12 के साथ साथ ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए, उसमें थोड़ा सा हाई फाई, थोड़ा मेडिकल लेवल का, थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, वो मिल जाए कंटेंट, तो आप एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। उससे भी हाई फाई में आप जाना चाहते हैं तो आप प्रदीप का ले सकते हैं, लेकिन प्रदीप का आई थिंक हिंदी में नहीं मिलेगा।
तो दिनेश या प्रदीप तो थोड़ा हाई फाई लेवल हो गया, जो शायद हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन एसबीपीडी हो गया, या फिर आपको भारती भवन हो गया, या फिर आप ये वाला एनसीईआरटी ये ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ना आप या तो यही इसी तीनों में कोई सा सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हो तो एनसीईआरटी लीजिए, अगर ठीक ठाक पैसा खर्च कर सकते हैं तो भारती भवन या एसबीपीडी, दोनों में कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छी बुक है, दोनों स्टैंडर्ड बुक है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे मेजरमेंट। ये जो द्रव्यमान हमने बताया, इस द्रव्यमान को हम नापेंगे किस में, या किस तरह से इसको मेजर करना पॉसिबल है। तो देखिए, इसको मेजर करने के लिए ना अलग अलग चीज की जरूरत है। जैसे मेजरमेंट के लिए द्रव्यमान के माप के लिए द्रव्यमान के माप के लिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहला चीज जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं साधारण तुला। ठीक है, क्या क्या यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों? साधारण तुला। अरे वो देखते हो ना भाई, गांव घर में अनाज खरीदने बेचने वाला आता है, वो डंडी वाला रहता है, उससे जो नापता है, साधारण तुला उसको बोलते हैं। ठीक है, साधारण तुला यूज कर सकते हैं। लेकिन साधारण तुला के साथ कहानी क्या है, आप इसमें बहुत अधिक मात्रा में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा पदार्थ है या बहुत छोटा पदार्थ है। ठीक है, आप देखेंगे नॉर्मल इस तरह का जो तराजू होता है, ये वाला तराजू, इस वाले तराजू में क्या आप देखते हैं सुनार को इसमें तौलते देखते हैं? भाई सुनार भाई 1 ग्राम, मिलीग्राम, भाई 10 ग्राम इस तरह से तौलता है। और बताइए इसमें तो 100 ग्राम से कम, 50 ग्राम से कम तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ हो भी रहा है। तो ये साधारण तुला का इस्तेमाल हम हर तरह के मेजरमेंट में नहीं कर सकते, और साधारण तुला एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता। मतलब बिल्कुल क्या बोले, बिल्कुल एक्यूरेट मान ये नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल सही मान संभव नहीं है। सबसे पहला चीज कि एक्यूरेट मान तो ये माप के देगा ही नहीं आपका साधारण तुला, जब एक्यूरेट मान नहीं देगा, पहला चीज। दूसरा, बहुत छोटे मान को नहीं माप सकता है, बहुत छोटे मान को नहीं माप सकता है। प्यारे बच्चों, इस तरह का अगर तुला यूज करे कौन? सुनार, तो बताइए क्या पॉसिबल है उसके लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बहुत छोटा मान भी ये नहीं माप सकता है, या बहुत बड़ा मान भी नहीं माप सकता है। बहुत बड़ा मान भी माप नहीं सकता है। कौन सा? साधारण तुला। प्यारे बच्चों, साधारण तुला जो इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का, आप लोग बिल्कुल देखे होंगे। देखिए इस तरह का, इस तरह का होता है, इस तरह का यहां पकड़ने वाला होता है। तो ये जो साधारण तुला है ना प्यारे बच्चों, ये एक तो एक्यूरेट मान नहीं देता है, बहुत छोटे चीज को नहीं माप सकते हैं, बहुत बड़ी चीज को नहीं माप सकते हैं। तो ये कहानी था साधारण तुला का। अब साधारण तुला से इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हमको बहुत छोटा मान भी मेजर करना ना प्यारे बच्चों। बहुत छोटा मान जब मेजर करना होता है या बहुत बड़ा, तो इसके मान को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए ना दूसरा ले आया कमानीदार तुला। कमानीदार क्या होता है? जिसमें स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो आप देखे होंगे कि वो ना ऐसा मेजर करने वाला होता है, उसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा रहता है और नीचे लगा रहता है हुक, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंग बैलेंस।
और वो जो साधारण तुला होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी ना उसको, वो बीच में जो डंडी होता है उसको बराबर करने के लिए कभी इधर नीचे आ रहा है तो कभी इधर नीचे आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा सा ना कोई सामान दे करके उसको पहले बैलेंस करना होता है। लेकिन ये वाला जो तुला होता है ना, इसमें वो परेशानी नहीं होता, मतलब ये साधारण तुला से थोड़ा सा बेहतर होता है। स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का आप देखेंगे, या तो देखेंगे इस तरह का आपका रहेगा, यहां पर इस तरह का कांटा लगा रहेगा, इस तरह का, ठीक है, यहां पे वैल्यू लिखा रहता है इस तरह से, हाँ, यहाँ ऊपर फिक्स रहेगा, नीचे इस तरह का हुक लगा रहता है, इसमें देकर के मेजर करते हैं। या आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ रहता है, यहां पर ये दिखता है, अंदर में स्प्रिंग रहता है, ये नीचे हुक लगा रहता है इस तरह से। तो यहां पर ये ना थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है, थोड़ा सा यहां पर ना साधारण तुला से बेहतर ये रिजल्ट देता है कमानीदार तुला। तो द्रव्यमान मापने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों? साधारण तुला। फिर क्या यूज कर सकते हैं? कमानीदार तुला। फिर तीसरा में आ जाइए। तीसरा, अब हमको चाहिए क्या कि हम एकदम छोटा से छोटा चीज मेजर कर सकें, जैसे कि हम अणु का द्रव्यमान माप सकें, जैसे हम परमाणु का द्रव्यमान माप सकें। तो इन सबको मापने के लिए हमको आता है सूक्ष्म मापी तुला। क्या आता है प्यारे बच्चों? सूक्ष्म मापी तुला। सूक्ष्म, माइक्रो, मापी मतलब मीजरेबल, तुला मतलब बैलेंस। देखिए अगला है सूक्ष्म मापी तुला। तीसरा हो जाएगा सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या? बहुत छोटा, और बहुत छोटा को ही बोलते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म मापी, सूक्ष्म, माइक्रो, मापी, मीजरेबल, MEASUREABLE, माइक्रो मीजरेबल मतलब सूक्ष्म मापी, और तुला का इंग्लिश होता है बैलेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, सूक्ष्म मापी तुला। तो सूक्ष्म मापी तुला क्या होता है ना, कि इसमें हम देखो, नाम से लग रहा है सूक्ष्म, छोटा, मतलब एकदम छोटा से छोटा चीज को मापने के लिए, जहां पे हम साधारण तुला या फिर दूसरा हमने पढ़ा कमानीदार तुला, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सूक्ष्म मापी तुला का इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो सूक्ष्म मापी तुला जो होता है ना, यह 10 पर पावर -9, सोचिए प्यारे बच्चों कितना, 10 पर पावर -9 ग्राम। ग्राम, अगर किलोग्राम में जाइए तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं, ग्राम तक माप सकता है। माप सकता है कौन? ये सूक्ष्म मापी तुला 10 पर पावर -9 ग्राम। मतलब क्या? एक, यहां देखिए 10 पर पावर 9, अगर उसको ना नीचे ले जाइए, नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/10 पर पावर 9 ग्राम होगा। देखिए तो, और इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अब बटा 1 पर 9 को सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए प्यारे बच्चों, 1 ग्राम में जब हम इतना से भाग देंगे, 10 पर पावर -9 ग्राम, कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम बटा 10 पर पावर 9, अर्थात 1 ग्राम बटा 10 पर 9 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब सोचिए कि एक ग्राम कितना छोटा होता है। 1 ग्राम आपको कहां मेजर करने मिलेगा? सुनार के दुकान में। भाई नॉर्मली अगर आप तराजू में अगर 1 ग्राम का एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो सुनार के दुकान में मिलेगा, और वहां पर 1 ग्राम का सोचिए इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब भाग कर दीजिए। मतलब 1 ग्राम जो कि इतना छोटा होता है, उसका 1 अरब भाग, जो 1 भाग मिलेगा ना, उतना तक माप सकता है सूक्ष्म मापी तुला। या फिर इसी को आप किलोग्राम में अगर बदलना चाहें तो प्यारे बच्चों आप देखिए, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं? ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं?
कैसे बदलते हैं। तो देखिए ग्राम में क्या कर देंगे, बटा 1000 कर देंगे। जैसे ग्राम बटा 1000 कर देंगे ना तो ये बन जाएगा हमारा किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -3, ठीक है, 10 पर पावर -3। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा किलोग्राम, कितना 1 ग्राम बराबर 10 पर पावर -3 किलोग्राम। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने क्या बताया कि ये 10 पर पावर -9 ग्राम तक को मीजर कर सकता है। तो अब अगर आपसे पूछ दे कि बताइए प्यारे बच्चों ये आपका सूक्ष्म मापी तुला मतलब माइक्रो मीजरेबल बैलेंस जो है कितना किलोग्राम तक मीजर कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को, किस वैल्यू को, 10 पर पावर -9 ग्राम को बदल लेंगे किलोग्राम में। तो ये किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, तो 10 पर पावर -9 ग्राम दिया हुआ है ना, ग्राम, इसको बदलना है हमको किलोग्राम में। तो बटा 1000 जैसे ही कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -9 बटा 10 पर पावर 3 इतना किलोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए ये 10 पर पावर -3 बटा के नीचे है, अगर आप इसको बटा के ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -9 गुना 10 पर पावर -3। तो अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब आधार समान हो तो पावर जोड़ लिया जाता है प्यारे बच्चों। तो आधार समान है, पावर जोड़िए, -9 प्लस -3 और कर लीजिए 10 पर पावर -9 -3 मतलब 10 पर पावर -12 ग्राम, सॉरी 12 किलोग्राम। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है आपका तुला, कौन सा सूक्ष्म मापी तुला, वो ग्राम में अगर बात कर लें तो 10 पर पावर -9 ग्राम तक को नाप सकता था। अगर किलोग्राम में बात कर लिए तो देखिए किलोग्राम में ये 10 पर पावर -12 किलोग्राम तक को मेजर कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ये था किसकी सहायता से, ये था आपका ये सूक्ष्म मापी तुला की सहायता से। अब इसकी सहायता से हम छोटे से छोटे चीज को माप सकेंगे, लेकिन सवाल आता है क्या इसकी सहायता से हम बड़ा से बड़ा चीज मेजर कर सकते हैं, क्या हम धरती का निकाल सकते हैं। 10 पर पावर -12 केजी, चंचल, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब सवाल आता है क्या इसी की सहायता से हम बड़े बड़े पिंड को नाप सकते हैं, क्या हमको पृथ्वी का वजन निकालना हुआ, क्या हमको मान लीजिए सूरज का वजन निकालना हुआ, या मान लीजिए पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड का द्रव्यमान निकालना हुआ, तो क्या संभव है कि हम सूक्ष्म मापी, है हो ही नहीं सकता ना बच्चों। सूक्ष्म मापी, सूक्ष्म मतलब छोटा, एकदम छोटा छोटा महीन महीन एकदम बहुत बारीक बारीक चीज नापना है, मतलब वैसा जिसका माइनस में वैल्यू आ रहा है ग्राम, उसको माप सकते हैं। अगर बड़ा चीज मापना हो ना तो हमको अलग तराजू का जरूरत पड़ेगा। तो सवाल आता है कि ऐसा बड़ा चीज को मापने के लिए कौन सा बड़ा तराजू लगेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए कौन सा बड़ा तराजू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको निकालना हो तारों का द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान, यदि आपको निकालना हो ग्रहों का द्रव्यमान, ग्रहों का द्रव्यमान, अगर आपको निकालना हो किसका, आपको निकालना हो मान लीजिए ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड आपको निकालना हो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान, तब हम लोग ये द्रव्यमान कहां से निकालेंगे प्यारे बच्चों, तब ये द्रव्यमान हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। तब इसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, जिसको Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया जाता है इसको मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट के लिए। और ये आपके सिलेबस में क्लास 11 के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या होता है आप समझिए कि कहीं भी दूगो, मान लीजिए दूगो ग्रह है,
पहला ग्रह का मान है m1, दूसरा ग्रह का मान है m2। या मान लीजिए यहां पर यह भी तो हो सकता है कि m1 और m2 यदि आपस में बराबर है, समझने के लिए है, यदि m1 m2 बराबर है तो देखिए इसके केंद्र से इसके केंद्र, दोनों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी हमको पता होना चाहिए, यह होता है r। ठीक है, r होता है केंद्र के बीच की दूरी। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या बताता है ना प्यारे बच्चों, कि इस दुनिया में कोई भी दो वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपका फोन पड़ा है ना, तो फोन आपके ऊपर बल लगा रहे हैं और आप फोन के ऊपर बल लगा रहे हैं, किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। तो ये सवाल ये आता है कि अब जब दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा है तो आप फोन में काहे नहीं चिपक जाते हैं, या फोन आप में काहे नहीं चिपक जाता है प्यारे बच्चों? तो यहां पर इस दोनों के कंपैरिजन में ना पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, और पृथ्वी उस दोनों पे बल लगा रहा है, इसीलिए देखते हैं कोई भी चीज गिरता है तो सीधे पृथ्वी पर चिपकता है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रहा होता है। उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड में ना हर दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा होता है, वो जिस बल से खींच रहा होता है ना वही बल होता है Fg। तो ये Fg का मान अलग अलग चीज पर निर्भर करता है, ये Fg का मान निर्भर करता है प्यारे बच्चों ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पर, मतलब m1 और m2 पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों निर्भर करता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r², और ये निर्भर करता है, हाँ इन्हीं दो चीजों पर निर्भर करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है m1 m2 बटा r², और करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो लगता है G m1 m2 बटा r²। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर G होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का चैप्टर है, वही 8 या 9 चैप्टर है फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा वजन वाला चीज, बहुत ज्यादा वजन वाला चीज क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है तारों का द्रव्यमान, ग्रहों का द्रव्यमान, ग्रह कुछ भी हो सकता है, ग्रह हमारी पृथ्वी हो सकती है, ग्रह शुक्र हो सकता है, ग्रह शनि हो सकता है, ग्रह हमारा बृहस्पति हो सकता है, मंगल हो सकता है, किसी भी ग्रह का द्रव्यमान निकालना हो या पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान निकालना हो प्यारे बच्चों, तो ये किसकी सहायता से संभव है? ये संभव है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल, इसके मदद से Fg, जिसके लिए फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बटा r²। तो इस फॉर्मूला में रख करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा कि किस तरह से मापा जा सकता है। अब जैसे कि हम लोग ना कुछ मेजरमेंट देखेंगे जो कि ना साइंटिस्ट करके रखे हैं, हम समझेंगे कि उसका माप जैसे किस में संभव है। तो आपको पता है SI मात्रक द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो आइए हम लोग किलोग्राम से बात कर लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम प्यारे बच्चों। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं कि आप इसको ना पता करके रखिएगा कि इसका किसका कितना कितना द्रव्यमान होता है। मान लीजिए आपसे पहला नंबर पूछता है कि बताइए ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना होगा, ब्रह्मांड का द्रव्यमान किलोग्राम में बताइए। दूसरा मान लीजिए सूर्य का पूछ रहा है, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। तीसरा मान लीजिए किसका किसका किसका, सूर्य के बाद आ जाइए पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी का आप ज्ञात कर लीजिए। फिर चौथा नंबर आप मनुष्य का ज्ञात कर लीजिए, एवरेज, ठीक है, मनुष्य का एवरेज ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद आप ज्ञात कर सकते हैं अणु का ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी अणु का ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, अणु का ज्ञात कर लीजिए। ये 4-5 आप होमवर्क में लिख लीजिए भाई, आप इसको गूगल करिए या जिस भी तरह से पॉसिबल है आप इसको ना भाई कैलकुलेट करिए या फिर आप पता करिए, और इसको आप अगले क्लास में भाई शेयर करिए कि हाँ सर इसका 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 इतना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट से कमेंट में आ जाइए भाई, बहुत देर से आप लोग मुझे झेल रहे हैं। अगर क्लास में मजा आया, क्लास समझ में आया, तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि आज का क्लास प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको हमारे साथ जुड़ करके। बलिराम मस्त, वेरी गुड। नेहा यस सर।
बहुत अच्छा लगा दीपक कुमार। प्यारे बच्चों, आपको हर एक क्लास ना बेहतरीन लगने वाला है, क्योंकि ये देखिए अभी क्या है ना कि आपको ये जो सबसे पहला चैप्टर मिला ना, अचानक से ऐसा मिल गया जिसमें कि हर एक चैप्टर में अलग अलग मात्रक आप पढ़ते हैं कि एक चैप्टर में एक या दो मात्रक सीखे, या पूरा का पूरा मात्रक का ही बात हो गया, और मात्रक के साथ साथ एकदम नया चीज आ गया बीमा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर से जो है ना वो सारा चीज मिलेगा जो आप क्लास 10 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम पेशेंस से पढ़ना है। और हाँ, जहां भी आपको डाउट आता है ना, आप एकदम फ्रिक्वेंटली बोलिए, आप उसको ना भाई हमसे शेयर करिए कि सर ये वाला टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई बड़े भाई मानते हैं ना, और हम तो आपको छोटे भाई मानते हैं, तो जब बड़े भाई मानते हैं तो फिर पूछने में झिझक कैसा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप लोगों का एफर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं भाई, आप लोगों से लेंगे विदा, ताकि अगले क्लास में फिर से एकदम नए एनर्जी लेवल के साथ, एकदम जोशो खरोश के साथ आपसे मिल सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों।